Headline news are brought to you by बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अपने रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है ताहिर अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन 2024 सियासी जमातों के मंशूर। सियासी जमातों का मंशूर, इसका मतलब क्या है? सियासी जमातों का मंशूर का मतलब ये होता है कि जो भी जमात सियासी जमात होती है वो अपना एक मंशूर लेके आती है। वो ये बताना चाहती है जब वो बरसर इक़्तिदार में आएगी तो वो जो उनका मंशूर होता है वो किरदार अदा करेगी। मंशूर किसी भी सियासी जमात का वो प्रोग्राम होता है जो उसके विजन और आइंदा के लाहे अमल का एकास होता है, मतलब कि लाहे अमल होता है जो वो काम किरदार अदा करेगी। उसके ज़राए सियासी जमात और उसकी क़यादत अवाम को बताती है कि वो बरसर इक़्तिदार आकर उनके लिए क्या करेगी और उनके मसाइल के हल के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी। कि वो ये बताना चाहते हैं उस मंशूर के ज़रिए कि वो जब अपने बरसर इक़्तिदार में आएंगे तो वो इस तरीके से जो भी उस मुल्क के अंदर कोई भी सियासी पार्टी होती है किसी भी कंट्री के अंदर, जब वो आती है तो वो अपना मंशूर लेके इसलिए आती है, वो बताती है कि इस मुल्क के अंदर जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए ये हमारा मंशूर है, इस तरीके से उनको हल करेंगे। गोया मंशूर किसी भी सियासी जमात और उनकी क़यादत का मुस्तकबिल का रोड मैप होता है। मतलब कि कोई भी जो मंशूर होता है वो ये दिखाते हैं कि अगर हमारा मंशूर ही ठीक ना हुआ तो लोग हमें वोट क्यों देंगे। वोट देने का लेने का मकसद बिल्कुल यही होता है कि उनको हम मंशूर बताएंगे, अपना मंशूर के तहत ही हम वोट लेंगे और जब हम बरसर इक़्तिदार में आएंगे तो उसी के ज़रिए उनके सारे मसाइल को हल करेंगे, जो कि कभी इस तरह पहले नहीं हुआ। अगर आप देखें पिछले साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसने कहा था नया पाकिस्तान लेके आऊँगा, लेकिन उनमें कोई चेंजिंग तब्दीली नहीं आई। और उनसे पहले अगर बात करें, ये जो नून लीग की हुकूमत रही है, उन्होंने कहा था हम बिजली ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो अपने काम भी पूरे नहीं कर सके। लेकिन उनका जो मेन पॉइंट होता है, मेन जो उनका ऐसे कहते हैं जो उनका पता होता है वो यही होता है कि उनका जो मंशूर वो शो करते हैं वो उसी के ज़रिए अपने वोटों में इजाफा करते हैं। तारीख़ी एतबार से कम्युनिस्ट पार्टी का मंशूर, तारीख़ी एतबार से कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी मंशूर रहा है एक ऐसी दस्तावेज़ है जिस पर ना सिर्फ एक बाल्शोइक पार्टी ने एक अजीम इश्तराकी रियासती खिड़की बल्कि तमाम सोशलिस्ट ममालिक के लिए निशान मंजिल का किरदार अदा किया है। जो सोशलिस्ट पार्टी है उसी ने अहम किरदार अदा किया है। इश्तराकी को मुख्तसर समझने और जानने के लिए यह मंशूर कलीदी दस्तावेज़ की हैसियत रखता है। जमहूरी निज़ाम सियासत में भी मंशूर ही सियासी जमात के लिए मुक़द्दस दस्तावेज़ की हैसियत रखता है। जो भी सियासी जमात भी अपने मंशूर और मुक़द्दस दस्तावेज़ वो शो कराती है कि हमारा मंशूर ये है, उसी ही हैसियत पर वो वोट लेती है। इलेक्शन 2024 में 3 या 4 कौमी जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके बानी चेयरमैन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान रहे हैं, इमरान खान नियाज़ी, और अब उनको जब जेल में डाला गया है, नाअहल करा दिया गया है, तो उनकी जगह बैरिस्टर गौहर ने ले ली है। और जो दूसरी जमात है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके अभी बानी हैं नवाज शरीफ, जो पिछले जो मुस्लिम लीग नून में जो पहले उसके बानी थे वो थे शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके अभी बानी हैं बिलावल भुट्टो। उसके पहले जो बानी थे वो थे
आसिफ अली जरदारी साहब। उसके बाद जमात इस्लामी है और तहरीक लब्बैक मैदान में हैं। इसके अलावा जमात उलमा इस्लाम, MQM, GGA और दीगर इलाकाई जमातें बशमूल वली खान पार्टी वगैरह इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। 3 जमातें बशमूल PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मरकज़ी सियासी जमातें हैं जिनका वोट बैंक भी है और वो मरकज़ी और सूबाई सतह पर हुक्मरानी का तजर्बा भी रखती हैं। ये 3 पार्टी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये 3 ऐसी पार्टियां हैं जो पहले हुकूमत कर चुकी हैं और इनको तजर्बा भी है कि किस तरह हुकूमत करनी है, लेकिन तजर्बा होने के बावजूद पाकिस्तान का यही हाल है कि वो हर तरफ से गुर्बत का शिकार है, हर तरफ से उनको मसाइल दरकार हैं, हर तरफ से वो मसलों का शिकार है, हर तरफ से उसको मसले ही मसले हैं। अच्छा, तो आगे हम बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून मरकज़ी जमातें हैं जिनका वोट बैंक भी है और वो मरकज़ी और सूबाई सतह पर हुक्मरानी का तजर्बा भी रखती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग तवील अरसे तक हुक्मरानी का रिकॉर्ड रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी 3 ही साल उसने हुकूमत की है, उनको इतना तजर्बा नहीं है। लेकिन PTI और PP और नून लीग ये वहद जमातें हैं 2 जिन्होंने बहुत तजर्बे किए, एक दूसरे एक के बाद एक हुकूमत करती आई है। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे सीनियर सियासी जमात है जो जनरल अयूब खान के तवील हुक्मरानी के रिएक्शन में क्या पजीर हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब स्टार्ट हुई थी जब पहला मार्शल लॉ ख़त्म हुआ था। जब हम देखें ये कब स्टार्ट हुई थी, 1947 था 1956 में। 9 साल दौरान हुक्मरानी सियासतदानों और सिविल ब्यूरोक्रेसी के दरमियान चपकलिश और ब्यूरोक्रेसी की जमहूरियत के खिलाफ साजिशों ने इबारत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मनफी किरदार अदा किया। जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत ने सियासी निज़ाम को इतना डिराइल किया कि 6 दायें गुजरने के बावजूद निज़ाम अभी तक वापस सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सका। ये पीपल्स पार्टी वही है जिसको पहले ब्यूरोक्रेसी ने ईजाद किया था, जिन्होंने इसको लेके आए थे जो, और उसके बाद ये जमहूरियत 1947 और 1956 के सालाना दौरे हुक्मरानी सियासतदान और सिविल ब्यूरोक्रेसी से चपकलिश के दौरान ब्यूरोक्रेसी की जमहूरियत के खिलाफ साजिशों की इबारत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मनफी किरदार अदा किया। जस्टिस मुनीर ने नज़रिया पर ज़रूरत ने सियासी निज़ाम को इतना ही रायल किया कि 6 दायें गुजरने के बावजूद निज़ाम अभी तक वापस सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सका। फिर जनरल अयूब खान जो ये सब कुछ देख रहे थे ने शब खून मार कर निज़ाम को बसात ही लिपट दी। 1958 में अव्वल मार्शल लॉ ने सियासी जमात में फौजी मुदाखलत और मुल्क पर अमरीत कायम की। राय हमवार की हमरा निज़ाम में अभी तक उसके जबर और मुदाखलत से बाहर नहीं निकाल सका। अब तो हद यह है कि इस वक्त मुल्क की कौमी और क़यादत और दीगर कबाइल ज़िक्र सियासतदान हर वक्त फ़ौज से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि एक ही सियासी जमात में 2 ग्रुप होते हैं, एक फ़ौज के साथ मिलजुल कर चलता है, उनकी ताबेदारी करने के लिए मशहूर होता है, जबकि दूसरा अवामी उमंगों के मुताबिक जमहूरियत और वोट की तकदीस और हरासमेंट का नेगबान बनकर सामने आता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मिसाल देख लें। शहबाज शरीफ खुलेआम फौज के पसंदीदा लीडर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। उन्हें इस बात या शोहरत से कोई एलर्जी या नापसंदगी भी नहीं, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज स्टैब्लिशमेंट को ललकारने और आवाम को तर्जुमाने के लिए मशहूर हैं। वोट की इज़्ज़त के नेगबान के तौर पर शोहरत रखने
اور نواز شریف جنرل ضیاء الحق کے انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی میں چہرے نمایاں ہیں، بلکہ یہ دو چہرے ان کی سیاسی حکمت عملی کا مظہر ہیں۔ آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے لے کر نچلی سطح کے ایم این اے اور ایم پی اے تک کامیابی سے لین دین کرنے والے کی شہرت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری عوامی امنگوں کے ترجمان کے طور پر للکار اور بچھاڑنے والے کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ موجودہ پیپلز پارٹی کے یہ دو چہرے بھی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ اس سے پہلے بینظیر بھٹو کا جنرل مشرف کے ساتھ این آر او ہماری سیاسی تاریخ کا اہم باب ہے۔ پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کے سایہ حتفت میں اقتدار میں آئے، پھر انہوں نے آزادانہ حیثیت میں پیپلز پارٹی تشکیل دی، ایک نظریہ، ایک مفکر اور ایک ہمہ گیر تبدیلی کے طور پر الیکشن لڑا اور اقتدار میں آئے۔ اجڑے پاکستان کی تعمیر نو کا کام کیا، 1973 کا استوار دیا، 1973 کا آئین دیا، شکست خور وہ قوم کو امید دلائی، ہمت کے ساتھ نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے آمادہ پیکار کیا۔ لیکن 1970 کے انتخابات میں دھاندلی کے باعث شروع ہونے والی عوامی تحریک کے نتیجے میں ضیاء الحق مارشل لا میں تحریک کا دھار ہموار دیا اور ہم نے ایک نئے سفر پر چل نکلنے پر بینظیر بھٹو سے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی پہلے آصف علی زرداری کے ہاتھوں گزر کر اب بلاول بھٹو کی قیادت سے دوبارہ زندہ ہونے کی کاوش میں کرتی نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی جاری سیاسی نظام کو ناکامیوں اور کوتاہیوں کے جواب میں تبدیلی کا نعرہ لے کر قومی سیاسی منظر پر ابھرے، فکر اور نظری اعتبار سے طاقتور بیانیہ تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ جدید ابلاغی ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے اس جماعتوں نے پڑھے لکھے نوجوانوں کی خاصی تعداد کو متاثر کیا۔ عمران خان کی غیر روایتی انداز تکلیم اور سیاست نے انہیں قومی سطح پر ایک بڑے سیاستدان کے طور پر ابھارا۔ 2011 میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں آئندہ کی سیاست میں فیصلہ کن رول ادا کرنے کے لیے چن لیا، پھر نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے عمران خان کو استعمال کیا گیا۔ 2018 میں اسے اقتدار کے سنگھاسن پر لا بٹھایا گیا۔ 44 ماہ کے دوران عبقری نے ایسا کچھ کر دکھایا جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اب عمران خان اور ان کی جماعت صرف ایک ملک دشمن اور ناپسندیدہ پارٹی کے طور پر میدان میں ہے۔ اس وقت ملک گیر دو جماعتوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، لیکن تاثیر یہی ہے کہ نون لیگ کو برسر اقتدار میں لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ پی پی، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم اور دیگر آزاد ممبران کے اشتراک سے وسیع بنیاد حکومت بننے جا رہی ہے۔ کسی بھی پارٹی کا اعلانیہ منشور اس قابل نہیں کہ اسے ماڈل سے مثالی قرار دیا جا سکے۔ سب نے وعدے و عہد کیے ہیں کہ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی، بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمت کیسے کم کی جائے گی، قدر زر میں بہتری کیسے لائی جائے گی، قرضوں پر بڑھتے ہوئے سود کو کیسے روکا جائے گا، قرض کیسے ادا کیے جائیں گے، آئی ایم ایف کے بغیر معیشت کیسے چلائی جائے گی۔ کسی نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ نہ کسی سیاستدان کو یہ علم ہے کہ ایسا کچھ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ نون لیگ اپنی تاریخ کے بڑے دورائے پر کھڑی ہے اور اس وقت چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دانستگی یا بھول پن سے اس نے اپنے آپ کو قوم کی آخری امید بنا ڈالا ہے۔ آج کا یہی ٹاپک تھا اور ٹائم دینے کے لیے شکریہ۔
لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔